नमस्कार साथियों। जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों, बहुत बहुत वेलकम है। और आज आप देख रहे हैं लेक्चर 2 दिसंबर 2000 पेपर को आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पे है भी। और ये पेपर 2 हिंदी साहित्य का पेपर है, और जो इसके शिफ्ट 1 में जो हुआ था जो पेपर, उस पेपर को आज हम लोग लेक्चर 2 में देख रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 मेरे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो हमारा टैगलाइन है पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक के सीरीज में, इसी सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेकआउट करेंगे इस जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे जा कर के। तो इसमें साथ ही साथ जो दिसंबर 2024 जून 2024 23 का पेपर जो है 2023 का पेपर कंप्लीट एनालिसिस इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि इसमें कंप्लीट पेपर जो 2 है हिंदी साहित्य का क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कराया गया है आप लोगों की डिमांड पे। और बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी 1 to 10 यूनिट यहाँ से भी, और पेपर 2 का भी 1 to 10 यूनिट, यानी 1 से 10 तक के सारे यूनिट का यहाँ पे मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे। तो आपको या तो कविता वाला होगा, उपन्यास वाला होगा, नाटक वाला होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास का यूनिट होगा, सारे यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पेपर 1 का जो सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को कि मतलब उसे बिल्कुल KVS मदान जो बुक है उसको बिल्कुल लाइन टू लाइन बना करके फ्री हैंड लेक्चर में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। KVS मदान इस पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाया जा रहा है और सरल भाषा में समझाया जा रहा है। तो आप जाएंगे वहाँ भी पेपर 1 भी देखेंगे। और तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन आज जो है वो 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कल देखा है। और आज की इस सीरीज में हम लोग 20 से 40 तक के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। केवल एक क्वेश्चन नहीं देखेंगे, 20 क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बल्कि एक क्वेश्चन में 5 टॉपिक देखेंगे। यानी कि जो उस एक क्वेश्चन में 5 अगर टॉपिक हो गया तब यानी कि 100 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो इसी सीरीज में मेरा मानना है कि अगर 10 इयर्स के क्वेश्चन को इसी तरह आप कर लेते हैं तो आपका जो है तैयारी बिल्कुल इसी तरह से रिपीट होने लगेगा। तो देखेंगे। और इसी सीरीज में हम ये भी बताएंगे आपको कि कौन सा क्वेश्चन इससे पहले मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे करा दिया गया है क्वेश्चन के माध्यम से। और बिल्कुल इसी तरह से आप, और साथ ही साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो आज का चलते हैं अब 21 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, नैन चुभई जस महवट नीरू नागमती वियोग खंड कि इस पंक्ति में महवट, देखिए यहाँ पे भी एक शब्द दे दिया है, महवट का अर्थ पूछ रहा है, सटीक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जान ले कि ये जो नागमती वियोग खंड है, नागमती वियोग खंड तो जानते हैं हम लोग कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से लिया गया है। पहले पद्मावत से लिया गया है। ये रचना 1540 में लिखी गई थी और ये सूफी काव्य है, ये सूफी काव्य है। और ये रचना जो है सूफी काव्य है। और साथ ही साथ ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी, ये नाम आप लोग याद रखें क्योंकि ये बहुत अच्छे मतलब रचनाकार है, सूफी काव्य लिखे हैं। और ये जो अवधी भाषा में जनरली लिखते हैं, अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत। इसी का एक पाठ है नागमती वियोग खंड। जो रतन सेन की जो बिहाता रहती है नागमती, जब वो रतन सेन पद्मावती को लेने के लिए सिंहल द्वीप से चले जाते हैं श्रीलंका, तब वो उसके वियोग में मतलब कैसे उनका दिन गुजरता है, कैसे 12 माह कैसे बिल्कुल दर्द में बीतता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये रचना किया गया है नागमती वियोग खंड का। तो अब हम लोगों ने इसके विषय में जान लिया। तो अब जान लेते कि महवट का यहाँ पे क्या अर्थ है। तो महवट का अर्थ है माघ की झड़ी, यानी कि 21 का आंसर आपका हो जाएगा 3।
जो भी आंसर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो एनटीए के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है उसको बताया जा रहा है। तो ये बात आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसके साथ ही एक फैक्ट आप ये भी ध्यान पे रखेंगे कि एक मलिक मोहम्मद जायसी का जो है एक और रचना है आखिरी कलाम, जहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है एनटीए, आखिरी कलाम। और एक और आप लोग एक्स्ट्रा याद रख लेंगे आगे एग्जाम के लिए, अखरावट। तो ये पीवाईक्यू पूछ चुकी है इससे पहले के एग्जाम में। ये आखिरी कलाम पीवाईक्यू है आपका, और अखरावट आने वाले एग्जाम में पीवाईक्यू बन सकता है। ये आप लोग ध्यान पे, इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लेंगे। जो भी कुछ इस स्क्रीन पे मेरे द्वारा लिखा जाता है वो आप लोगों के लिए लिखा जाता है, क्योंकि आप लोग इसके माध्यम से आप 10-20 फैक्ट याद कर लेंगे और शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन का रहा है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। यहाँ पे नहीं है, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे रीड करेंगे तो नहीं वाले चीज़ को पहले अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो झूठा सच तो हम लोग जानते हैं कि, तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं कि किसका किसका है और किसका नहीं है। जालंधर का है, जालंधर इससे पहले भी पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है। लखनऊ का भी है और नैनीताल का भी है। इसमें जो नहीं है शहर का वर्णन, वो कानपुर का नहीं है, कानपुर शहर का कोई वर्णन नहीं है, यानी कि 22 का 2 आंसर। और अब थोड़ा ये तो हम लोगों ने आंसर जाना, अब ये देखते हैं कि झूठा सच का डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आगे जो अब क्वेश्चन अगर बने नेक्स्ट एग्जाम में दिसंबर 2025 का जो मिशन जेआरएफ है हमारा, कि जो बच्चा इस सीरीज को देखे उसका जेआरएफ छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसी के तहत अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या और इसके साथ फैक्ट हमें ध्यान पे रखना चाहिए। एक तो सबसे फैक्ट नॉर्मल फैक्ट है जो यशपाल की रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये झूठा सच जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, लिखा गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। फर्स्ट जो है ये वतन और, एक सेकंड साथियों, वतन और देश, वतन और देश जो 1958 में लिखा गया था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। सेकंड जो है देश का भविष्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीए के द्वारा, जो 1960 का है, 2 साल बाद। और इसके प्रमुख पात्र आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि प्रमुख पात्र जो उपन्यास से पात्र के क्वेश्चन, प्रमुख पात्र में आप याद रखेंगे तारा, कनक, जयदेवपुरी और डॉक्टर प्राणनाथ। लास्ट में जो ये डॉक्टर प्राणनाथ है इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, जब देश का भविष्य का बात आता है तो एक मतलब बातचीत करते हैं कि देश का जो भविष्य है वो राजनेताओं के हाथ में नहीं है, ना ही लेखकों के हाथ में, बल्कि ये देश का जो भविष्य है वो जनता के हाथ में है। मतलब इस तरह का वाक्यांश का प्रयोग करते हुए इस मतलब उपन्यास को कंप्लीट किया गया, इसलिए ये जो पात्र है इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये ध्यान पे रखेंगे। और एक पात्र जो और है वो गिल है, तो आप लोग ये भी ध्यान पे रखेंगे। इस पर शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि ये टॉपिक झूठा सच का जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट हो गया। झूठा सच में विषय ध्यान पे रखेंगे कि ये झूठा सच जो है एक प्रकार से मतलब क्या कहा जाए, मतलब बंटवारे को लेकर के था, कि जैसे देश आज़ाद हो जाएगा तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, ईमानदारी खत्म आ जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, सांप्रदायिकता का जो मतलब था वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मतलब सब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सब कुछ लगा भारतीयों को कि जस का तस बना हुआ। पहले था कि कोई गैर मतलब अंग्रेज हमारे साथ शोषण करता था, अब हमारे अपने ही हमारे साथ शोषण कर रहे हैं। तो इसी को विषय को बना करके ये झूठा सच उपन्यास का टाइटल रखा गया है, कि इस सच की बात कर रहा है कि जो झूठा है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि जिस सच में हम जी रहे थे वो सच है ही नहीं, इसलिए इसका टाइटल झूठा सच रखा गया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 23 क्वेश्चन हमारा ये है कि मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ।
ये जो लाइन है बिल्कुल गोदान से लिया गया है। गोदान कम्युनिस्ट में यहाँ पे इसलिए तुलना किया गया है कम्युनिस्टों का और रईसों का, कि कम्युनिस्ट ऐसा मानता है कि कम्युनिस्ट जो भी व्यक्ति मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा से होगा वो बिल्कुल मतलब गरीबों के विषय में, जो समाज के जो पिछड़े दबके हुए लोग हैं उसके जैसे जीवन जी रहा होगा, उसके जैसा सोच रहा होगा। लेकिन वो केवल विचार रखने से तो नहीं होगा, उसके साथ मतलब जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार रखते हैं, वैसे हमारा रहन सहन भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कम्युनिस्ट का तुलना कर दिया है कि मतलब केवल विचार तो रख रहे हैं लेकिन जीवन जी रहे हैं विलास में, रईसों जा। तो इसमें गोदान में ऐसा कहा गया है। तो आप ये भी ध्यान पे रखेंगे कि 23 का जो आयोग ने भी आंसर लिया है 2 लिया, यानी कि 23 का 2। अब गोदान के बारे में तो हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके, ना जाने कितनी बार चर्चा कर चुके। ये 1936 का उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है, यथार्थवादी उपन्यास है। यथार्थवादी इसलिए क्योंकि इस पे आदर्शवाद का कोई ऐसा इसमें प्रभाव कम दिखता है, क्योंकि इसमें गोदान में समाज की सभी वर्गों का जो समस्याएं हैं भारतीय समाज की, उस समस्याओं को बिल्कुल प्रेमचंद जी के द्वारा रखने का प्रयास किया गया है। और समस्या ऐसा लास्ट में जब उपन्यास आप पढ़िएगा तो ऐसा एक लाइन मतलब लास्ट लाइन यही दिखेगा आपको पढ़ते समय कि जब वो होरी का असमय मृत्यु हो जाती है, जो किसान रहता है, किसान होरी, असमय मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, और जिस गाय की लालसा लिए वो जीवन भर उसे पूरा नहीं कर पाता है, और मरने के बाद वो जो समाज में जो हमारा पुरोहितवाद का जो जकड़ है वो इतना हावी है, तो कहा जाता है उसकी पत्नी के द्वारा, जो धनिया रहती है, धनिया, उसके द्वारा कहा जाता है कि आप गौदान किया जाए। मतलब तो उनके पास तो ना पैसा रहता है ना कोई गाय रहती है, तो कहती है कुछ पैसा जो उनके पास बची रहती है, जो सुतली बेची रहती है सुबह में, तो वही ला करके दे देती है। कहती यही हमारा गौदान है और यही हमारी लास्ट जो क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग अंतिम संस्कार जो करते हैं लास्ट में जो होता है दान वगैरह, यही हमारा अंतिम ये है कह के, और बिल्कुल मूर्छित हो जाती है। तो ये ध्यान, इसलिए इसको यथार्थवादी उपन्यास कहा गया, क्योंकि आज भी हमारे समाज में इस तरह की प्रथाएं हैं और इसको बिल्कुल मतलब एक मजबूरी बस किसी को निभाना पड़ता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन हमारा ये है कि उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथा मुख्य प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो मिस कैथरीन जो थी वो ऑस्ट्रिया की थी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ऑस्ट्रिया की थी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बाणभट्ट की आत्मकथा से कुछ 2-4 फैक्ट और हम लोग जान लेते हैं। ये बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है और 1946 इसका टाइम पीरियड है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका जो विषय बनाया गया है प्रॉपर, ये हर्षवर्धन काल के जो टाइम पीरियड में जो राजनीतिक सामाजिक कैसी मतलब व्यवस्था थी उसके बारे में वर्णन किया गया है। तत्कालीन समाज का वर्णन है, ये आप लोग ध्यान पे रखें। इसलिए इसका टाइटल ही रखा गया है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके दरबारी हर्षवर्धन के दरबार में जो एक बाणभट्ट थे उसको भी कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रखा गया है बाणभट्ट, ये भी आप ध्यान पे रखेंगे। बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और ये बात होगी। अब इसके कुछ पात्र से भी क्वेश्चन पूछ रहा है INTA, तो आप लोग ये भी ध्यान पे रखेंगे। इसके पात्र में आ जाएगा बाणभट्ट, निपुणिका, ये बहुत इम्पोर्टेंट पात्र है। निपुणिका, भटनी, महामाया, सुचरिता,
ये सब इसके इम्पोर्टेंट पात्र हैं जो आप लोग को ध्यान पे रहेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आयोग पूछ रहा है, बल्कि पूछा भी है, तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे इस पात्र को। और इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग भी साथ साथ बनाते चलेंगे। चलते हैं अब 25 क्वेश्चन आज का। 25 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़, बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो ये तो बाबा फरीद, 3 नाम है, बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह, ये तीन व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसमें हम लोग अब देखेंगे तो ये तो कृष्णा सोबती का जो जिंदगी नामा है उपन्यास, उसमें इस 3 व्यक्तित्व का प्रयोग किया गया है। मतलब जिंदगी नामा उपन्यास, जिंदगी नामा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये कृष्णा सोबती का प्रसिद्ध उपन्यास है और जिसका टाइम पीरियड 1979 है। ये भी आप लोग ध्यान में। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसका जो विषय बनाया गया है वो पंजाब की ज़िंदगी का इसमें वर्णन किया गया है। पंजाब के लोगों एक सेकेंड, जिंदगी का वर्णन किया गया है। ये आप लोग ध्यान करें। जिसमें डेरा जट्टा करके एक शब्द आता है, उसमें वो भी जिक्र किया गया, ये भी आप लोग वर्णन किया गया है, ये ध्यान पर रखेंगे। और इसके जो पात्र है वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे कि इसमें कृष्ण जिंदगी नामे में कौन कौन से पात्र आए हैं। तो एक तो साहनी है, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। साहनी जो साहूकार रहती है उसका जिक्र है। महरी चाची, राबिया, करम बीबी, जोरावर, सरफराज, ये सब इसका इम्पोर्टेंट पात्र है। इसको आप लोग बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना करके डायरी में नोट करते चलेंगे, ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है दिसंबर में 25 में, उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। ये सब ध्यान पे रखेंगे आप लोग। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 26 क्वेश्चन। 26 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। तो लाल पान की बेगम हम लोग जानते हैं कि ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही अच्छी मतलब कहानी में इसकी गिनती है। और एक तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, दोनों कहानी हमारे यूनिट 5 में मतलब लगी हुई है। तो आपको पढ़ना, इसी प्ले लिस्ट में आपको यूनिट 5 भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल लाइन टू लाइन, और इसका PYQ भी करवाया जा रहा है। तो ये भी आप जा कर के वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लाल पान की बेगम तो जानते थे। इसमें जो ये टीसन वाली जो कह करके संबोधित करती है, इसमें तो ये जंगी की पुतोह को करती है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, जंगी की पुतोह को मतलब टीसन वाली कह के लिए। देखिए टीसन वाली यहाँ पे देखिए, ये आंचलिक बिल्कुल कहानी है। मतलब एक कैसे, मतलब एक अंचल शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे स्टेशन होता है, लेकिन यहाँ पे टीसन शब्द का यूज किया है। इस तरह का अगर कोई शब्द मिले, मतलब गांव का एकदम जो मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा लोग नहीं है, जो इस तरह का शब्द बोलते हैं, तो ये टीसन वाली यहाँ पे है। तो उनके कहानी, उनके उपन्यास में आपको बिल्कुल इसी तरह का शब्द आएगा, टीसन। चाय के जगह पे चाह शब्द वो लिखते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु आप ये ध्यान पे रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके जो पात्र हैं लाल पान की बेगम के, लाल पान की बेगम, इसके पात्र में आ जाएंगे। पात्र में आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि चंपिया, सब सुनरी, करम बीबी, सुनरी, एक सेकंड साथी, करम बीबी नहीं होगा, सुनरी, मखनी
फुआ, मखनी फुआ हो गया, जंगी की पतोह, और राधे की बेटी। ये आप ध्यान पे रखेंगे कि ये 3-4 जो पात्र है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आयोग बार बार क्वेश्चन बना रहे हैं, PYQ बना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान पे रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो चलते हैं आप और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 क्वेश्चन। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित? देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में है। अगर इसका कहानी का आपको विषय भी पता हो कि ये विषय इसका क्या है, तो आपको ऐसे भी इस भी पता चल जाएगा। चंद्रदेव से मेरी बातें जो है ये, तो सबसे पहले तो इसकी बंग महिला ये इसकी लेखिका है, जो राजेंद्र बाला घोष की मतलब छद्म नाम है इसका, बंग महिला। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका जो कहानी का टाइम है वो 1904 है। 1904 इसलिए क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन का जो शासन था हमारे भारत के ऊपर, तो उस समय जब वो शासन कर रहे थे तो उसी की व्यवस्था, लॉर्ड कर्जन के समय तत्कालिक व्यवस्था पे वो व्यंग किया गया है। इस कहानी में व्यवस्था पर व्यंग किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो लॉर्ड कर्जन का तो टाइम हम लोग जानते ही हैं कि 1899 से 1904 के बीच में इसका टाइम पीरियड है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जब 1904 आ गया तो ऑलरेडी इसका प्रकाशन कब होगा? 1904। और जब ये मतलब चंद्रदेव से मेरी बातें में ये 2 पात्र का यहाँ पे जिक्र किया गया। एक तो पात्र में लेखिका खुद है, स्वयं लेखिका है, और दूसरा भगवान चंद्रदेव को यहाँ पे दूसरा पात्र के रूप में लिखा गया। और बिल्कुल यहाँ का जो व्यवस्था है उस समय का जो भी व्यवस्था था, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी समस्याएं थी, उस समस्या को बिल्कुल कटाक्ष किया गया, व्यंग किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखें, इसका विषय ध्यान पे रखेंगे इस कहानी का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? सिक्का बदल गया कहानी ये तो हम लोग जानते हैं कि श्री कृष्णाशोक्ति की बहुत ही अच्छी कहानी है। विभाजन के पीड़ा को दर्शाया गया है। और इसमें जो ये लाइन जो बिल्कुल कहा गया है 28 का, वो नवाब बीबी ने शाहनी से कहा है। इस सिक्का बदल गया कहानी में नवाब बीबी ने शाहनी से ये कहा गया है कि बिल्कुल सब कुछ बदल गया। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज विभाजन होते ही सब कुछ बदल गया। मतलब लोगों को जो कल तक एकदम एक दूसरे से गले मिलते थे, घर आते जाते थे, खाते पीते थे, आज वही लोग जब बंटवारा होने के दौरान वही लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं। तो इसमें इसीलिए कहा गया कि सब कुछ अब बदल गया, इसलिए इसका टाइटल भी रखा गया है सिक्का बदल गया। तो हम लोग तो जानते हैं कि सिक्का बदल गया बहुत ही मतलब अच्छी कहानी है, और ये कृष्णाशोक्ति की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो ये जो सब कहा गया ये देवसेना के द्वारा कहा गया है। और ये जो स्कंदगुप्त नाटक है इसके बारे में थोड़ी सी अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अगर आगे क्वेश्चन आया एग्जाम में तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। स्कंदगुप्त नाटक तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 1928 का ये नाटक है, ये ध्यान पे रखेंगे। शंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। और इसके प्रमुख पात्र अब हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख पात्र में हो जाएगा इसमें, एक तो स्कंदगुप्त है ही, दूसरा कुमारगुप्त, मातृगुप्त, पृथ्वीसेन, देवकी, अनंत देवी,
देवसेना और विजया। ये एक प्रकार का ऐतिहासिक नाटक है जिसमें स्कंदगुप्त को केंद्र में रख करके जयशंकर प्रसाद जी ने मतलब नाटक लिखा है, नाटक की रचना की है। और इस जयशंकर प्रसाद की दो और ऐतिहासिक नाटक है, जो एक है ये क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त 1931। इसका टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम पीरियड से लेकर के क्वेश्चन आ जाता है। एक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी का जो सबसे लास्ट में लिखा गया ऐतिहासिक नाटक है 1933। एक 1928 है, एक चंद्रगुप्त 1931 है और ध्रुव स्वामिनी 1933 है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, क्रोनोलॉजी एकदम सेट कर लीजिए कि पहले स्कंदगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त है, फिर ध्रुव स्वामिनी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, इतना मतलब डिटेल एनालिसिस करने में टाइम तो लग रहा है, हमारा एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग रहा है मिनिमम। और लेकिन ये क्वेश्चन केवल हम लोग नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उस जो क्वेश्चन है उसके इर्द गिर्द की सारी जानकारी को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं। तो अब इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तो हमें नहीं लगता है कि हमारा JRF किसी एंगल से छूटने वाला है। और साथ ही साथ इतना बार क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह मतलब इसलिए इस तरह के वीडियो को सपोर्ट कीजिए। आप लोग भी मतलब अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। और कुछ अगर आपको और डिमांड है, चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका कमेंट को सर आँखों पे रखा जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा समय के साथ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 30 क्वेश्चन कह रहा है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद देखिए। चंद्रगुप्त अभी मैंने ऊपर कराया है, देखिए चंद्रगुप्त से क्वेश्चन आ गया। देखिए चंद्रगुप्त नाटक है किसके द्वारा कहा गया, पात्र के द्वारा ध्यान पे रखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक तो आप लोगों को बताया ही मैंने कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, 1931 में लिखा गया। इसका टाइम पीरियड 1931, ये ध्यान पे रखेंगे। ऐतिहासिक नाटक है। और इसमें हाँ, एक ऐतिहासिक नाटक जो भी रहेगा उसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिएगा कि इसमें तत्सम शब्द का अच्छा संस्कृत निष्ठ जो भाषा रहेगी तत्सम, उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अतीत तत्सम शब्द है, दानव, दुर्दांत, देखिए सब संस्कृत निष्ठ शब्द है। ये शब्द जनरली मतलब एक सामान्य मनुष्य जनरली अपनी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए कि एकदम लग रहा है कि हाँ, संस्कृत निष्ठ शब्द का प्रयोग अच्छी खासा किया गया है। तो इसमें जो 30 का जो इसका इस तरह का जो लाइन है किसने प्रयोग किया, ये अब हम लोग देखेंगे। ये शिहरन के द्वारा कहा गया है। 30 का 4, तो इसका आंसर ध्यान पे रखेंगे, 30 का 4। और चंद्रगुप्त नाटक में पात्र कौन कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में करके हमें बताएंगे। कुछ काम आप भी हमारे साथ करेंगे तो ज़्यादा आपको और हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन आज का 31 क्वेश्चन कर रहा है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। ये उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया। देखिए क्वेश्चन का एक पैटर्न ये भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कुछ पंक्तियाँ उठा करके दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसमें किस पात्र के द्वारा ये लाइन कहा गया है या कहलवाया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो ये लाइन है, तो इसमें श्रीपत जो है खुद ये लाइन बिल्कुल कहते हैं, श्रीपत होगा इसका आंसर। 31 का 1 आंसर। और ये अंजू दीदी नाटक तो हम लोग चर्चा भी किए हैं कि ये उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया। और ये जो नाटक है, ये इसका विषय जो है नायिका प्रधान नाटक है।
जिसमें अंजू जो है, अंजू जिसका नाम अंजलि है लेकिन इसमें उसको अंजू अंजू कह के पुकारा जाता है, इसलिए इसका नाम का मतलब टाइटल ही रखा गया अंजू दीदी। तो नायिका प्रधान मतलब ये नाटक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और बिल्कुल इस नाटक में ये दिखाया गया, इस नाटक के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयास किए हैं मतलब लेखक ने, कि कैसे मतलब एक मतलब कठोर अनुशासन किसी चीज़ के लिए हर समय अच्छा नहीं होता है, कि मतलब बिल्कुल समय से उठना है, समय से ही पढ़ना है। और डिसिप्लिन का मतलब ही होता है कि अपने जीवन को सरल बनाना। अगर आपके जीवन को वो सरल के जगह पे मतलब कठिन बना दे तो उसे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस नाटक के माध्यम से यही मैसेज है कि अनुशासन जरूरी है, बट जीवन को सरल बनाने के लिए, कठिन बनाने के लिए नहीं। इस नाटक का यही थीम है। तो जिसमें ये नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण को कहीं ना कहीं रखा गया है केंद्र बिंदु में। और इस कठोर पारिवारिक नियंत्रण के कारण मतलब जीवन अस्त व्यस्त दिखाया गया है परिवार के सदस्यों का, जिसमें उसका पति भी है, भाई भी है, पुत्र भी है, सभी हैं। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम लोग को देखना जरूरी है। एक तो अंजू दीदी आप लोग को पता ही है, श्रीपत है, अनिमा इम्पोर्टेंट पात्र है, यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है अनिमा से। नीरज, इंद्र नारायण, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। अब चलते हैं आज का 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर आता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। ये बकरी नाटक का जो संवाद है कह रहा है कि किसके द्वारा कहा गया है। बकरी नाटक में जो ये लाइन है किसके द्वारा कहा गया है। तो आप लोग अगर बकरी नाटक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और बकरी नाटक को पढ़िए। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लाइन टू लाइन बताया जा रहा है, क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वो भी कीजिए आप जा करके। क्योंकि इस यूट्यूब के इतिहास में बहुत अच्छे से एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल जोश बनाए रखिए और जोश से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। तो बकरी नाटक तो जानते हैं हम लोग कि 1974 में लिखी गई है। और इसके पात्र को आप थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। इसके पात्र जो है नट नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर, विपत्ति, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट पात्र है। दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर और विपत्ति इम्पोर्टेंट पात्र है। तो और बकरी नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इससे पहले भी मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूँ। तो 32 का जो है वो सत्यवीर के द्वारा एक बिल्कुल ऐसा लाइन लिखा गया है। और बकरी नाटक का जो विषय है ये आप लोग थोड़ा सा सुन लेंगे। बकरी नाटक का जो विषय है, जो मतलब गांधीवादी मूल्य और जो कैसे ह्रास हुआ लोगों के बीच राजनीति में, उसको विषय बना करके यहाँ पे बकरी नाटक लिखा गया है। गांधीवादी मूल्य, गांधी के विचार का जो ह्रास हुआ, कमी हुआ, उसको रखने का प्रयास किया गया है। चलते हैं आज का 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन कह रहा है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। तो ये शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में लिखा है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि यानी 33 का 3। तो शिवरानी देवी जो प्रेमचंद घर में है उसमें अपना इस लाइन को लिखने का प्रयास की। शिवरानी देवी के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि वो प्रेमचंद के जीवन को लेकर के पूरे समग्र जीवन को लिखने का प्रयास की है, प्रेमचंद घर में नाम के मतलब टाइटल से। और ये एक प्रकार का जीवनी है, प्रेमचंद घर में है जीवनी है। और ये 1944
प्रेमचंद घर में, इस नाम से लिखी है। ये 1944 में ये प्रकाशन हुआ था। और ये शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी, पत्नी शिवरानी देवी, शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया। और शिवरानी, जिसमें एक लाइन का ये भी जिक्र किया है कि प्रेमचंद जी को पतंग उड़ाने में भी काफ़ी मज़ा आता था। और उनकी जीवनी को उनके पुत्र जो है अमृत राय, वो भी उनके जीवनी को लिखने का प्रयास किए हैं, कलम का सिपाही के नाम से। पुत्र जो है अमृत राय के द्वारा कलम का सिपाही। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन PYQ पूछ चुका है आयोग, इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ कि अमृत राय के द्वारा मतलब कलम का सिपाही लिखा गया। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं, इतना नॉलेज, इतना डिटेल एनालिसिस काफ़ी है एक क्वेश्चन के लिए। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कर रहा है, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएँ तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? देखिए, ये जो इस तरह का लाइन जो है, ये मतलब नारी जो होती है, जो सीमाएं के अंदर है, उसको ध्यान में रख करके ये लाइन लिखा गया। और ये आपहुदरी जो है, आपहुदरी रमणिका गुप्ता की जो रचना है आपहुदरी, उसमें इस तरह के लाइन का प्रयोग किया गया है। और रमणिका गुप्ता जो है, एक रमणिका गुप्ता, इनकी रचना है आपहुदरी, ये ध्यान पे रखेंगे। और ये एक आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। आत्मकथा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने जिस चीज़ को जिया है, समझा है, जाना है, अब खुद को झेला है उस चीज़ को, तब जाकर के उन्होंने अपनी रचना में रखने का प्रयास किया, उसी को आत्मकथा कहते हैं। जो आप जीते हैं उसको आप एज इट इज अपने किताब में, अपनी रचना में लिखने का प्रयास करते हैं। और इसमें ये तो जान लीजिए कि ये रमणिका गुप्ता के द्वारा आपहुदरी है। दूसरा कि ये आत्मकथा, ये भी आप ध्यान रखें। और आत्मकथा में मतलब ये आपहुदरी मतलब ये हुआ कि एक जिद्दी लड़की की कहानी समझिए इसको, मतलब कहानी है, एक जिद्दी लड़की की बात यहाँ पे रखी गई है। और इस एक आत्मकथा में जो है एक प्रथा का भी जिक्र किया गया है, कुड़ीमार प्रथा। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आयोग ने पूछा नहीं है, लेकिन मैं भी पूछ दे, कुप्रथा, कुड़ीमार कुप्रथा का वर्णन है, जो वो पंजाबी भाषा में कुड़ीमार को कहते हैं। जैसे कन्या का जो हत्या होता है ना, उसको कुड़ीमार कहते हैं। कुड़ी मतलब कन्या और मार मतलब मारना, हत्या करना। इसको आप भ्रूण हत्या से भी जोड़ के देख सकते हैं। इसमें ये आपहुदरी में इसका भी जिक्र किया गया था। ये आप लोग के लिए कभी भी PYQ बन सकता है भविष्य में, ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का 35 क्वेश्चन कर रहा है, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो चम्मा जानते हैं, चम्मा और चंपा भी इसका नाम है, चम्मा यहाँ पे लिखा है, चंपा भी होना चाहिए। और ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो है उसमें ऐसा लिखा गया है। चम्मा जो जब हरिवंश राय बच्चन जो क्या भूलूं क्या याद करूं, जब उनकी रचना है, तो उसमें वो चंपा नाम की जो उनके हरिवंश राय बच्चन जो उनके मित्र जो है कर्नल जी जो रहते हैं, उसमें चंपा उनकी वाइफ रहती है। उस वाइफ से उनकी मतलब क्या कहा जाए, एक कहा जाता है कि एक अफेयर के रूप हो जाता है उनके वाइफ के साथ, उनके दोस्त के जो पत्नी होती है उसके साथ अफेयर हो जाता है। और वो कर्नल उस बात को जानते भी रहते हैं दोनों सब, लेकिन फिर भी हरिवंश राय बच्चन जो है उस मतलब रिश्ते को, मतलब राधा और श्याम के रिश्ते को बिल्कुल बना करके देखते हैं, और उसी को वो वहाँ पे चंपा नाम की पात्र है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जब वो उनके मित्र गुजर जाते हैं कर्नल साहब,
तब उसके गुजरने के बाद जो वो उनके मित्र हरिवंश राय बच्चन जी रहते हैं, उनकी पत्नी जो रहती है चम्मा या चंपा, उनको देख रेख करने के लिए वो कहते हैं कि मतलब आप मेरे जाने के बाद तुम ही उसको देख रेख करना। तो इस फैक्ट को आप ऐसे ध्यान पे रखेंगे। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 क्वेश्चन कर रहा है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मन्नू भंडारी हो जाएगा। यानी कि शीला अग्रवाल जो उसकी अध्यापिका थी मन्नू भंडारी ऐसा लिखती है कि जो उनकी मतलब अध्यापिका थी शीला अग्रवाल, वो काफ़ी उनके जीवन के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, क्योंकि 2 व्यक्ति का वो जिक्र करती है, एक तो अपने पिता का, दूसरा अपनी अध्यापिका शीला अग्रवाल का। मतलब उसके पिता जो रहते हैं, मतलब पिता से उनके जीवन में बहुत अच्छा मतलब प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब वो उनके पिता काफ़ी मतलब अनुशासित रहते हैं तो वो उसके कारण अपने जीवन में बहुत दब्बू बन के रह जाती है। दब्बू कहने का मतलब बहुत डरपोक, अपने भावना को उजागर नहीं कर पाती है, हर बात सोच के बोलती है। मतलब बिल्कुल क्या कहा जाए कि मतलब एक जो होता है ना, मतलब पिता और पुत्री का जो संबंध होता है कहीं ना कहीं बहुत एक अनुशासन में मतलब रहता है। तो इसके कारण जो है मन्नू भंडारी अपनी कुछ बात कह नहीं पाती है। लेकिन जब वो अध्यापिका शीला अग्रवाल से मिलती है तो शीला अग्रवाल उनकी जो विचार जो दबा हुआ रहता है उसको निकालने का प्रयास वो करती है। इसी के कारण वो लिखती है कि मैं लिखने रचना करने में भी कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब मन्नू भंडारी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि उनकी कितनी ऐसी मतलब रचनाएं हैं जो एक अपने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है हिंदी साहित्य में। तो वही इसीलिए उन्होंने मतलब कहा है कि मेरे जीवन में मतलब मेरी इस अध्यापिका का बहुत बड़ा योगदान है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध में उद्धृत है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी, इस निबंध में इस तरह का जिक्र है, क्योंकि इसमें भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी उसका जिक्र किए कि क्या ऐसा किया जाए कि भारत की उन्नति हो हर फील्ड में, उस चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी में हो, टर्शियरी में हो, फोर्थ सेक्टर में हो। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दिल्ली दरबार दर्पण ये भी नहीं होगा। तो ये जो लाइन है ना, वो भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी, ये इसकी है, ये लाइन बिल्कुल इसी से मैच करती है। और जैसा कि इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन ही नहीं बनाया है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। आप लोग वैसे ध्यान पे रखेंगे कि ये भारतवर्ष उन्नति कैसे होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वहाँ से ली गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 क्वेश्चन आज का। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है। तो हम लोग जानते हैं कि ये विवेकी राय है जो ललित निबंधकार भी है, ये हम लोग ध्यान पर रखेंगे। यानी 38 का जो है 3 आंसर है और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो और ये जो लाइन जो लिया गया है वो उठ जाग मुसाफिर, उठ जाग मुसाफिर, और जो एक ललित निबंध है, निबंध के रूप में है ये उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये निबंध का विषय ये था कि एक मतलब 95 साल के जो अध्यापिका है, अध्यापक है, उसको उठाने का, उसमें साहस भरने के जो बात रखा गया है, जो तरीका पर रखा गया है, कहा गया है,
कि कैसे एक 95 साल के व्यक्ति को भी मतलब बेड पर से उठा करके उसके नई ज़िंदगी की शुरुआत करने का मतलब हौसला दिया गया है। उसी को मतलब केंद्र में रखते हुए इसका नाम रखा गया उठ जाग मुसाफिर। क्योंकि मतलब ऐसा माना जाता है लेखक के द्वारा कि बुढ़ापा शरीर से नहीं, बुढ़ापा विचार से आती है। तो जब अगर हम आपके विचार को नया कर देंगे तो फिर आप बूढ़े कभी होंगे ही नहीं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। आज का 39 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक चीज़ गौर करेंगे कि जो नहीं लास्ट का जो होता है नहीं वाला या सत्य वाला या असत्य वाला, इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे। तो इसमें जानते हैं कि ये साहित्य के सारूकार हैं विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। कविता का देश भी है। छोटे छोटे सुख ये नहीं है, यानी कि 39 का जो है 3। और व्यक्ति व्यंजक गद्य ये भी है, मतलब विद्यानिवास मिश्र द्वारा निबंध है। छोटे छोटे सुख जो है ये रामदरस जी के द्वारा है, ये ध्यान पे रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे इसका। रामदरस मिश्र जी के द्वारा है। तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई है। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? देखिए, तो हम लोग तो जानते हैं कि निबंध एक, देखिए प्राणी वैज्ञानिक के बारे में भी इस जो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक क्वेश्चन PYQ बनाया गया है। मैं इसी PYQ सीरीज में जो है PYQ से सिलेक्शन तक के सीरीज में मैं आप इससे पहले चर्चा आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन था कि मतलब किस वैज्ञानिक के बारे में ऐसा लिखा गया है, तो जिसमें आंसर था प्राणी वैज्ञानिक। तो PYQ करने से यही फ़ायदा है कि जब आप करेंगे ना बार बार, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन लाइन से कौन क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है और पूछने की संभावनाएँ हैं। यहाँ से क्वेश्चन जैसा कि हमें याद आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लाइन बिल्कुल उसी का है। और इसको देखिए, अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ, ये बिल्कुल उसी का लाइन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग इसी तरह आप लोग इसको तैयार करेंगे शॉर्ट नोट्स में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसी तरह आप लोग पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और बिल्कुल 1 टाइम में JRF क्लियर कीजिए। 10 इयर्स का क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, बिल्कुल मेरे हिसाब से जैसा मैं चाह रही हूँ आप लोगों को करवा रही हूँ, अगर उस तरह से आप कर लेते हैं अपने दोस्त, अगर कोई आपका दोस्त हो, आप कोई सोशल मीडिया आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस ग्रुप में हो, तो बिल्कुल उसको शेयर कीजिए इस सीरीज़ को। और उन्हें भी बताइए कि मतलब कोई इतना मतलब अच्छा आपके लिए प्रयास कर रहा है, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि आप भी उन्हें मतलब उस चीज़ को, अच्छे चीज़ को सपोर्ट कीजिए, ताकि वो आपके लिए और मेहनत के साथ काम करें और ताकि आपकी हेल्प हो सके आप उनके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।